नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए अर्थिंग पढ़ने वाले हैं। अर्थिंग से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाटा वैल्यूज हैं, कितने टाइप के अर्थिंग होते हैं, इन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे IE रूल। IE रूल कितने टाइप के होते हैं उसको पूरा देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग क्या होता है, देखिए कोई भी मेटल पार्ट होता है, मेटल पार्ट को किसी कंडक्टर के द्वारा, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उससे अर्थ में जोड़ने को, मतलब भू संपर्कित करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्थिंग का डिफिनीशन लिखा हुआ है कि किसी वायरिंग प्रणाली या मशीन के चालक बॉडी को, ठीक है, चालक बॉडी को यानी मेटल पार्ट को के भाग को कम प्रतिरोध वाले चालक तार द्वारा पृथ्वी से संयोजित करने अर्थिंग कहलाता है। अर्थिंग का मेन पर्पज क्या होता है, देखिए तो अर्थिंग का मेन पर्पज क्या क्या होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या है, देखिए बिजली के झटके से बचाना। सबसे पहला क्या था, इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन करता है, बिजली के झटके से बचाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, लीकेज करंट से आग को रोकना। मतलब लीकेज करंट जो होता है, लीकेज करंट से अगर आग वगैरह लग सकती है तो उससे रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, देखिए फेज में वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने के लिए, फेज वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखिए विद्युत प्रणाली की रक्षा करना, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होते हैं उसके प्रोटेक्शन करना, रक्षा करना। और भवन प्रकाश व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। और फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसमें, देखिए फिफ्थ पॉइंट में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में और उसके बाद विद्युत संचार में एक वापसी रिटर्निंग पाथ जो होता है। जैसे इलेक्ट्रिक सिस्टम में हम लोग केवल फेज वायर देते हैं, जो न्यूट्रल होता है वो हम कहाँ से, अर्थिंग वाला जो होता है वो पटरी से ले लेते हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं इसका। तो यहाँ पर कौन सा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में और विद्युत संचार में एक वापसी कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए हम लोग अर्थिंग का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए अर्थिंग जो है, अर्थिंग का कुछ नियम है। तो रूल नंबर 90 जो है, रूल नंबर 90 में अर्थिंग के बारे में बताया गया है। तो उसमें क्या है, देखिए अभी हम लोग अर्थिंग पूरा IE रूल, इसके बाद मैं एक IE रूल का वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए क्या है कि इंस्टॉलो और ग्राउंडिंग की दूरी जो है कम से कम मतलब कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर। मतलब कि जहां पर आप अर्थिंग कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम को अर्थिंग से, जो सिस्टम जिस सिस्टम की अर्थिंग कर रहे हैं और जहां पर अर्थिंग राड गाड़ रहे हैं, आप लगा रहे हैं उसको, तो उससे कम से कम कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर की दूरी होना चाहिए, ठीक है। अर्थिंग देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है भू संपर्क, मतलब अर्थिंग की माप, जो अर्थिंग वायर होती है उसकी माप कितना होना चाहिए। तो देखिए कॉपर वायर है तो उसके लिए 3 mm स्क्वायर होना चाहिए, या फिर 14 SWG 14 SWG होना चाहिए। और GI वायर है, GI वायर है तो 6 mm स्क्वायर या तो फिर 11 SWG होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए भूतार और अर्थ इलेक्ट्रोड, मतलब अर्थ वायर और अर्थ इलेक्ट्रोड जो होता है दोनों एक ही मटेरियल के बने होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखिए ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड हमेशा परपेंडिकुलर रूप से स्थापित करनी चाहिए। मतलब जो ग्राउंडिंग वायर होता है उसको हमेशा वर्टिकल जो है, मतलब जमीन के अंदर स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए अर्थ वायर को 13 mm डाया और कम से कम 30 mm लंबाई के GI पाइप के माध्यम से जमीन के सतह पर ऊपर और नीचे ले जाना चाहिए। मतलब कि जो अर्थ वायर होता है, अर्थ वायर का जो डाया होता है वो 13 mm, और उसकी जो मतलब कि लंबाई जो होती है कितना होना चाहिए, GI वायर की लंबाई कितना होना चाहिए, तो 30 सेंटीमीटर जो है उसकी लंबाई होनी चाहिए। तो उसके मतलब उसमें उसके अंदर से जो है हम उसको वायर को ले जाना चाहिए। उसका जो हम लोग GI वायर यूज करते हैं उसका 13 mm जो है डाया होना चाहिए, और 30 सेंटीमीटर जो है उसकी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, जिससे अर्थ वायर के प्रोटेक्शन जो है, मतलब मैकेनिकल प्रोटेक्शन से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, देखिए इलेक्ट्रोड की गहराई जो है कितनी होनी चाहिए, 1.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड को हम जमीन के अंदर मतलब रखते हैं, गाड़ते हैं उसको, तो उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, तो 1.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अच्छे अर्थिंग प्रतिरोध का मान 0 होना चाहिए। मतलब एक आइडियल, अगर कोई पूछे कि आइडियल जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। बाकी एज लो एज पॉसिबल होता है, मतलब जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, जैसे दो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड के एक इलेक्ट्रोड मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा है, तो उनके बीच की मिनिमम दूरी कम से कम कितना होना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि से 30 ओम, सामान्य भूमि मतलब अगर नॉर्मल जो भूमि है तो उसके लिए जो है 3 ओम, और अगर कहीं पर चट्टानी एरिया है, मतलब जहाँ पर पथरीली जमीन है, वहाँ पर 8 ओम के लगभग, मतलब 8 ओम तक या 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, और कुछ मतलब कि सब स्टेशन है कब, और उनके जो अर्थ रेजिस्टेंस कितने होते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए जो बड़े पावर स्टेशन होते हैं, लार्ज सब स्टेशन होते हैं, उसके लिए 0.5 ओम होता है, और नॉर्मल सब स्टेशन जो होते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वाले, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है 1 ओम होता है। और छोटे सब स्टेशन जो होते हैं उसके लिए जो 33 केवी वाले होते हैं सब, तो वहाँ पर 11 केवी 33 केवी, तो वहाँ पर 2 ओम होना चाहिए। और इसके बाद जो है देखिए आसपास के जो सब स्टेशन मतलब नॉर्मल कंडीशन जो है 5 ओम तक होता है। और उसके बाद पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में 8 ओम तक। और यहाँ पर लिखे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि एक संस्थान के अंदर जो अर्थ कंटिन्यूटी होती है, अर्थ कंटिन्यूटी का रेजिस्टेंस होता है तो वो कितना होता है, 1 ओम होता है। अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है, अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करने मतलब इफेक्ट कौन कौन से करते हैं? देखिए उस पहला क्या है इसमें, मट्टी की स्थिति, जो मतलब मट्टी जो है कैसी है उस पर डिपेंड करता है अर्थ रेजिस्टेंस। और उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें किसमें, मिट्टी के तापमान पर, जो मिट्टी होती है मिट्टी के तापमान पर, मिट्टी के नमी पर, और इलेक्ट्रोड के साइज पर। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गहराई, जिस पर इलेक्ट्रोड लगा होता है मतलब कितने गहराई तक उसको रखा गया है उस पर डिपेंड करता है। और चालक जो है, चालक की सामग्री पर, और लकड़ी के कोयले की गुणवत्ता पर, लकड़ी के कोयले की गुणवत्ता, इन सभी पर जो है अर्थ रेजिस्टेंस के प्रभावित करने वाले, इन सभी को आप चेंज करके अर्थ रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। अर्थ रेजिस्टेंस देखिए कौन कौन से रेजिस्टेंस होते हैं, जो अर्थिंग करने के कौन कौन से मेथड होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अर्थिंग करने के कौन कौन से मेथड होते हैं? देखिए सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रिप अर्थिंग होता है। स्ट्रिप अर्थिंग या फिर वायर अर्थिंग होती है। तो स्ट्रिप अर्थिंग का देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो जो स्ट्रिप अर्थिंग होती है हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो जनरली जो राकी एरिया होती है मतलब कि चट्टानी एरिया होती है, पथरीली वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर हम लोग वायर या अर्थ या स्ट्रिप अर्थिंग का यूज करते हैं। उसके लिए जो कापर का जो इलेक्ट्रोड की साइज होती है कितना होता है, तो देखिए 25 mm और 1.6 mm होता है। और अगर जीआई वायर है, जीआई वायर के लिए 25 mm इंटू 4 mm का उसका साइज होता है प्लेट का। और वायर जो होता है देखिए, वायर जो है कापर के लिए 3 mm होता है, जीआई के लिए 6 mm होता है। और उसकी गहराई जो है 36 से गहराई कितनी रहती है, 0.5 मीटर जो है 36 से उसकी गहराई रखते हैं हम लोग। यूज कहाँ करते हैं, सब स्टेशन पर या तो फिर पहाड़ी वाले क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। राड अर्थिंग कौन सा है? देखिए राड अर्थिंग जो है हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो राड अर्थिंग कहाँ यूज करते हैं हम लोग, सैंडी एरिया में, मतलब कि जैसे सैंडी एरिया में मतलब कि जो मट्टी वाले एरिया होते हैं उन सब जगहों पर, या फिर डोमेस्टिक में हम लोग राड अर्थिंग का यूज करते हैं। तो इसमें क्या है देखिए 12 mm जो है 12.5 mm का मोटाई रखते हैं इसको, और 2.5 mm जो है जमीन के अंदर रखते हैं, और 2.5 mm का जीआई वायर होता है, ठीक है, उसके अंदर से इसको अर्थ वायर को ले आते हैं। तो इसमें क्या देखिए एक ये यहाँ पर दिखाया गया है कि एक ये राड अर्थिंग है, जो यहाँ पर देखिए इसकी जो डाया होती है वो कितना होता है, 12.5 mm डाया होता है। और इसकी वर्टिकल जो मतलब कि वर्टिकल गहराई कितनी होती है, तो 2.5 मीटर जो है वर्टिकल गहराई होती है। और जिसमें से हम लोग अर्थ वायर को ले आते हैं उसकी जो लंबाई कम से कम 2.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो कापर के, अगर कापर का राड है तो कापर का राड है तो उसके लिए 12.5 mm होना चाहिए। जीआई वायर या स्टील वायर है तो उसके लिए 16 mm होना चाहिए। और अगर खोखला है, खोखला अगर मतलब कि हॉलो कंडक्टर है तो उसका डाया कितना होता है, 25 mm होना चाहिए। और जीआई वायर, जो जीआई पाइप होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 2.5 mm उसकी लंबाई होती है, ठीक है। यूज कहाँ करते हैं, तो डोमेस्टिक एरिया में इसका यूज करते हैं, मतलब घरेलू में। अगर सॉलिड, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर सॉलिड राड है तो उसके लिए 19 mm होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सी अर्थिंग है। पाइप अर्थिंग है भाई साहब, पाइप अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है पाइप अर्थिंग से कौन कौन से क्या मेथड होते हैं इसके। तो देखिए पाइप अर्थिंग का यूज कहाँ हम लोग करते हैं, तो इसमें क्या है देखिए सबसे बेस्ट अर्थिंग होती है, क्वेश्चन पूछेगा सबसे अच्छी अर्थिंग कौन सी होती है, तो पाइप अर्थिंग सबसे अच्छी अर्थिंग होती है। और इसमें देखिए पाइप का आकार जो है, करंट कैरिंग कैपेसिटी, जो धारा मतलब क्षमता, जो पाइप की साइज होती है वो करंट की मतलब पर डिपेंड करता है, और उसके मट्टी की जो प्रकार होती है उस पर डिपेंड करता है। और पाइप की लंबाई जो होता है 2.5 मीटर होती है। और पथरीली अगर एरिया है तो 2.5 मीटर से मतलब कि 2.5 मीटर से कुछ ज़्यादा रखते हैं थोड़ा सा। और इसकी जो डाया होती है कितना होती है, 38 mm जो है डाया होती है, 40 mm या तो फिर 38 mm जो है डाया रहती है। इसको ध्यान, काफ़ी बार पूछा गया है कि उसका डाया जो है कितना रहता है, तो 2 मीटर उसकी लंबाई रहती है, और 38 mm जो है उसका डाया रहता है। यूज कहाँ करते हैं, घरों में, छोटे उद्योग में, और स्थापना में, छोटे सब स्टेशनों में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। और उसको होल जो होता है, होल का डाया कितना होता है, तो 12 mm जो है 12 mm उसका होल का डाया होता है। और गड्ढा जो होता है कितना रहता है, 2.5 mm से लेकर 4, 2.5 मीटर से लेकर 4 मीटर तक उसकी गहराई रखते हैं हम लोग वर्टिकल,
ठीक है। तो वर्टिकल गहराई कितना रखते हैं, तो इसको हम लोग रखते हैं 12.5 mm से लेकर 4 mm तक। और इसके बाद इसमें देखिए क्या है, तो अर्थिंग जो है, अर्थिंग से वायर को निकालने वाले जो पाइप का डाया होता है 12.5 mm होता है, मतलब जिसमें से अर्थिंग वायर को ले जाते हैं उसकी डाया कितना होता है, तो 12.7 mm होता है। और पानी डालने के लिए जो है, पानी जिसे हम लोग पानी ले आते हैं उसका डाया कितना होता है, तो 19.5 mm होता है। और इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड पाइप का जो डायामीटर होता है, व्यास होता है, कितना होता है, वो भी 19.5 mm होता है, 19.5 mm, ठीक है। पानी जिसे हम लोग ले जाते हैं उसका डाया कितना, 19.5 mm। और इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड वाले पाइप का डाया कितना होता है, वो भी 19.5 mm होता है। तो अर्थिंग से, पाइप अर्थिंग से इतना चीज़ ध्यान रखिए, 30 और 30 mm जो है, 30 इंटू 30 सेंटीमीटर का एक हम लोग पाइप रखते हैं, उसकी पाइप रखते हैं। और 19 mm उसका डाया रहता है पाइप का। अर्थ इलेक्ट्रोड जो होता है, जीआई पाइप होता है, उसका डाया कितना, 19 mm डाया से हम लोग क्या करते हैं, अर्थ वायर को ले जाते हैं। और 38 mm जो होता है पाइप अर्थिंग का, जो है पाइप अर्थिंग रहता है, उसके अंदर से हम लोग ले जाते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद जो है देखिए, इसमें हम लोग रखते हैं, जिससे हम लोग पानी ले आते हैं उसका 19.5 mm रहता है। पानी जिससे हम लोग ले आते हैं उसको 19.5 mm होता है। इतना चीज़ें ध्यान रखिए इससे। इसके बाद आता है देखिए प्लेट अर्थिंग आता है। तो प्लेट अर्थिंग के लिए जो प्लेट अर्थिंग की साइज होती है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लेट अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग की साइज क्या होता है। तो अगर कापर वायर है, कापर वायर के लिए देखिए 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर इंटू 3.18 mm होता है। और अगर यहीं पर आपका जीआई वायर होता है, जीआई वायर के लिए 60 सेंटीमीटर इंटू 6.3 mm जो है, इसकी जो है रहता है, साइज है प्लेट की, कापर जीआई वायर के लिए। और जो डीप होता है, मतलब गड्ढा होता है, गड्ढे की साइज क्या होती है, तो 90 इंटू 90 सेंटीमीटर होता है, 90 बाई 90 का होता है। और गहराई कितना होता है, 1.5 मीटर जो है हम लोग गहराई रखते हैं। यूज कहाँ करते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में यूज करते हैं, बड़े लार्ज इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और संस्थानों, बड़े बिजली घरों में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं हम लोग इसका। जमीन के अंदर लगभग हम लोग डेढ़ से लेकर 2.5 तक रखते हैं। तो वो अगर 2.5 भी दिया रहेगा तो गलत नहीं है, देखिए। तो हम लोग जनरली 1.5 mm से लेकर 3 mm तक लिखा है, तो देखिए 2.5 mm तक दिया रहता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें जैसे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो जैसे 19 mm डाया जो होता है उसका 19 mm ही डाया रहता है, जिसे हम लोग मतलब कि अर्थ वायर को ले आते हैं उसका डाया जो है 19 mm रहता है जीआई पाइप का। इसके बाद और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए इसका प्रयोग बहुत कम यूज होता है, क्योंकि इसकी कास्टली होता है, यह कास्टली होता है, इसकी लागत जो है ज़्यादा लगता है। और साधारण वायर के लिए जो 60 mm, अगर सिंपल नॉर्मल वायर है, कापर वायर, जीआई वायर नहीं, एल्यूमिनियम का वायर है जैसे, तो उसमें क्या होता है देखिए 60 सेंटीमीटर इंटू 10 mm जो है वायर का साइज होती है। पानी डालने वाला जो डाया होता है, पानी मतलब जिसको हम लोग पानी ले आते हैं, उसमें पानी डालते हैं पाइप अर्थिंग में, तो उसके लिए जो है कितना होता है, तो 19 mm डाया होता है। और तार वायर जो जिससे हम लोग तार ले आते हैं उसके लिए 12.7 mm होता है, 12.7 mm होता है। अर्थ इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, या अर्थ रेजिस्टेंस जो है हम लोग कम कैसे कर लेते हैं, तो उसके लिए कहा था देखिए, इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को कम करने के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, देखिए। तो इसमें क्या देखिए, भू इलेक्ट्रोड मतलब अर्थ इलेक्ट्रोड में नमक चारकोल डालने से अर्थ रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। और अर्थ इलेक्ट्रोड में पानी जो है, पानी डाल देते हैं तो उससे भी हमारा अर्थ रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड को पैरेलल में से मतलब समांतर में जोड़ के हम लोग कनेक्ट करके अर्थ रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अर्थ रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में जोड़ने से उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग देखिए अर्थिंग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं आईई रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जितने हैं इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या है, भारतीय विद्युत अधिनियम जो है 1956 के अनुसार आईई रूल बनाया गया था, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के में। तो ठीक है, इसमें कौन कौन से रूल होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, इन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे रूल नंबर 28 है, देखिए तो रूल नंबर 28 में बताया गया है, रूल नंबर 28 में रिलेटेड टू वोल्टेज, मतलब वोल्टेज के बारे में बताया गया है कि कौन सा वोल्टेज लो वोल्टेज होगा, मीडियम वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज होगा और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होंगे। तो देखिए लो वोल्टेज होता है 250 वोल्ट की अगर लाइन है तो उसको हम लोग बोलेंगे लो वोल्टेज है। मीडियम वोल्टेज होता है 650 अगर वोल्ट की लाइन है तो उसको हम लोग बोलेंगे मीडियम वोल्टेज है। और हाई वोल्टेज की लाइन है जो, तो 650 वोल्ट से लेके 33 किलो वोल्ट तक की लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज की लाइन है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए 33 किलो वोल्ट से ऊपर की अगर लाइन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, रूल नंबर 29 जो है, रूल नंबर 29 में क्या है। तो रूल नंबर 29 में देखिए सप्लाई जो है, सप्लाई से आपूर्ति के बारे में बताया गया है इसमें। देखिए तो रूल नंबर 29 में ये बताया गया है कि जैसे विद्युत सप्लाई जो होती है और मशीन जो होती है, मशीन को बनाने और खड़ा करने और उनके सुरक्षा देखभाल करने के बारे में बताया गया है। मतलब कि देखिए
रूल नंबर 29 में विद्युत लाइनों में प्रयोग होने वाले उपकरण जो उपकरण होते हैं उनकी स्टैंडर्ड रेटिंग है, उन सभी के बारे में बताया गया है। तो देखिए विद्युत सप्लाई लाइन जो होती है, सप्लाई लाइन्स और मशीन उपकरणों उनके इंस्टॉलेशन के निर्माण के बारे में और इसके बाद कैसे इसको रखना है, रख रखाव के बारे में बताया गया है रूल नंबर 29 में। रूल नंबर 30 है, देखिए रूल नंबर 30 में क्या बताया गया है। रूल नंबर 30 में है जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर के और भवन में जो सर्विस लाइन होते हैं, मशीनें होती हैं, उन सभी के बारे में बताया गया है। देखिए तो रूल नंबर 29 में कंज्यूमर के परिसर में सर्विस लाइन और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं की संपत्ति है, मतलब कि जो हमारे मतलब कि जैसे सर्विस लाइन्स होते हैं और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं वो मतलब कि किसके होते हैं, कंज्यूमर के होते हैं। तो उन सब की मेंटेनेंस करना, सुरक्षा करना, उन सब के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा आप जो है रूल नंबर 30 में है। इसके बाद जो है रूल नंबर 31 है। देखिए रूल नंबर 31 में क्या है, जो कंज्यूमर टर्मिनल्स होते हैं, कंज्यूमर के भवन में जो है एक कटआउट होना चाहिए। ठीक है, तो कटआउट के बारे में बताया गया है कौन से रूल नंबर 31 में, कि देखिए इसमें क्या है कि आपूर्तिकर्ताओं को न्यूट्रल अर्थ को छोड़कर हर सर्विस के कंडक्टर में सुरक्षा के लिए कटआउट का उपलब्ध होना चाहिए। मतलब एक कटआउट स्विच जो है लगा होना चाहिए, न्यूट्रल और अर्थ वायर को छोड़कर जितने भी फेज वायर होते हैं, कंडक्टर वायर होते हैं, सभी में जो है कटआउट लगे होने चाहिए। तो रूल नंबर 31 क्या बताता है कि कटआउट होने चाहिए कंडक्टर में। रूल नंबर 32 है। देखिए रूल नंबर 32 में बताया गया है कि अर्थ और न्यूट्रल कंडक्टर की पहचान करना, स्विच और अर्थ और न्यूट्रल की पहचान करने के लिए रूल नंबर 32 है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें, ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं यार। तो रूल नंबर 32 में देखिए, रूल नंबर 32 में ये बताया गया है कि इसमें जो न्यूट्रल वायर होते हैं, अर्थ न्यूट्रल कंडक्टर की पहचान करना और स्विच और कटआउट की स्थिति से संबंधित विवरण के लिए जो है रूल नंबर 32 है। रूल नंबर 33 है। देखिए रूल नंबर 33, रूल नंबर 34, 5 और 36 जो है। तो रूल नंबर 33 में क्या है, देखिए रूल नंबर 33 में जो है कंज्यूमर टर्मिनल के भवन पर जो है अर्थिंग टर्मिनल होने चाहिए। तो ये बताया गया है। देखिए इसमें क्या है कि अगर अपर्याप्त मतलब अर्थिंग अवेलेबल नहीं है सही से, तो उस समय अर्थिंग जो है, अर्थिंग की व्यवस्था की जाती है कंज्यूमर परिसर पर। तो डबल अर्थिंग के लिए बताया गया है रूल नंबर 32 में। रूल नंबर 34 है। देखिए इसमें कि कोई अगर मतलब कि ऐसे कंडक्टर जिसमें क्या है कि नंगे चालक जिसको बोलते हैं हम लोग, नम बेयर कंडक्टर बोलते हैं, तो उसके कंडक्टर के ऊपर से मतलब इतने ऊपर से होना चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति है तो स्टूल रखकर, कुर्सी रखकर उसको पा ना जाए। तो इसलिए जो है बताया गया है कि इंसुलेशन जो है अच्छे से मतलब रखना चाहिए। रूल नंबर 35 है। देखिए इसमें रूल नंबर 35 में जो है, तो इसमें क्या है, डेंजर नोटिस जो है, डेंजर नोटिस के प्लेट जो है बताया गया है कि इसमें जो है प्रत्येक जैसे लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज जो है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की अगर कहीं भी लाइन लगाई गई है तो वहाँ पर एक डेंजर प्लेट लगाया जाता है। तो उसके बारे में बताया गया है। देखिए तो रूल नंबर 35 में यही बताया गया है कि मध्यम मतलब मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में जो डेंजर नोटिस होता है उसको लगाना चाहिए। जैसे टावर में होता है तो वहाँ पर डेंजर एक प्लेट लगाया जाता है। वो कितने दूरी पर लगाया जाता है, कितने हाइट पर, तो 2.5 मीटर के हाइट पर लगाया जाता है और 1 मीटर तक जो है उसको लपेटा जाता है। इसके बाद देखिए इसमें रूल नंबर 36 है। तो रूल नंबर 36 में क्या है कि विद्युत मशीनों में लीकेज करंट से बचाने के लिए, लीकेज करंट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लीकेज करंट से बचाने के लिए हम लोग उसमें कुछ अर्थिंग करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। तो रूल नंबर 36 में जो है, तो रूल नंबर 36 में क्या बताया गया है, लीकेज करंट से प्रोटेक्शन के लिए बताया गया है। रूल नंबर 37 जो है, रूल नंबर 37 इसमें लिखा नहीं देखिए। तो रूल नंबर 37 में क्या है कि जैसे कोई सवारी है या क्रेन है, इन सभी को सर्विस लाइन देना होता है तो हम लोग यूज करते हैं। रूल नंबर 39 है, विद्युत चोरी से संबंधित है। तो इसमें भी क्या है कि जैसे केबल जिनकी सुरक्षा के लिए हम लोग बिटुमिनस वाले मटेरियल का यूज करते हैं। तो रूल नंबर देखिए 40 क्या है, रूल नंबर 40, रूल नंबर 41, रूल नंबर 42, 43, 44 और 45 जो है ये सुरक्षा और सावधानियां से संबंधित है। तो रूल नंबर 40 में क्या है, देखिए रूल नंबर 40 में ये बताया गया है कि स्ट्रीट बॉक्स से संबंधित, मतलब जो पोल्स लगे होते हैं उस पर, पोल्स पर जो स्ट्रीट बॉक्स लगे होते हैं, टर्मिनल बॉक्स होते हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। रूल नंबर 41 में क्या है, फीडर से संबंधित जानकारी बताई जाती है। और रूल नंबर 42 में जो है सर्किट का एक्सीडेंटल चार्ज से सुरक्षा के लिए बताया गया है। और रूल नंबर 43 जो है, रूल नंबर 43 में देखिए सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड और अग्निशामक यंत्र मतलब फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया गया है।
इसके बाद रूल नंबर 44 है, देखिए रूल नंबर 44 में बिजली के झटके से निर्देशन पुनर्जीवन से संबंधित जो है जानकारी के बारे में बताया गया है। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाती है तो उससे संबंधित विवरण दिया गया है। और रूल नंबर 45 जो है इसकी सावधानियां, मतलब कि इलेक्ट्रिक वर्क करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब के बारे में बताया गया है। और रूल नंबर 46 है, देखिए रूल नंबर 46 में कि विद्युत जो स्थापन का निरीक्षण के लिए हम लोग लगभग 5 साल में एक बार, मतलब उपभोक्ता के संस्थान का जो संस्थापन होता है समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए, इस सब के बारे में बताया गया है। और यहाँ मतलब कि 5 साल में मतलब कम से कम 5 साल में एक बार कर देना चाहिए निरीक्षण। रूल नंबर 46 हो गया था। रूल नंबर 47 है, क्या है देखिए, तो जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता के संस्थान का परीक्षण करना होता है रूल नंबर 46 में। तो रूल नंबर 47 क्या है देखिए, रूल नंबर 47 में बताया गया है कि जो उत्पादन इकाइयों की स्थापना और निरीक्षण जो है, निरीक्षण करने के लिए 10 किलोवाट से अधिक लोड का उपयोग नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 48 है, देखिए रूल नंबर 48 में क्या है कि संयोजन देने से पहले जो है, मतलब कि लीकेज करंट से मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। तो कनेक्शन से पहले लीकेज करंट के खिलाफ सावधानियां बरतनी चाहिए। मतलब कि हमें चेक कर लेना चाहिए जो लीकेज करंट है 1/5000 भाग आप फुल लोड करंट का है कि नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 49 है, देखिए रूल नंबर 49 है जो उपभोक्ता के भवन पर जो है लीकेज करंट्स के प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे देखिए, अगर कंज्यूमर, जैसे रूल नंबर 44 में है कि अगर कोई कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर के परिसर में 1/5000वें भाग से अधिक लीकेज करंट जारी है, तो सप्लाई जो होता है, जैसे सप्लायर होता है, तो उपभोक्ता परिसर में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको बंद कर देता है। और इन सब के बारे में, और उसकी जो मतलब कहते हैं ना कि अगर उपभोक्ता 24 घंटे के अंदर इसकी जानकारी नहीं देता है, तब उसके बारे में जो है सप्लाई कट कर दी जाती है। रूल नंबर 50 है, तो रूल नंबर 50 देखिए क्या है, रूल नंबर 50 है, रूल नंबर 51 है और रूल नंबर 52 है। तो रूल नंबर 50 क्या है देखिए, इसमें ऊर्जा का आपूर्ति और उपयोग के बारे में बताया गया है। बड़े कंज्यूमर को सर्किट ब्रेकर और फ्यूज के साथ लिंक स्विच भी यूज किया जाता है। इसके बाद रूल नंबर 51 है, देखिए रूल नंबर 51 में क्या है, विद्युत और यांत्रिक क्षति के खिलाफ जो है पर्याप्त रूप से सुरक्षा के लिए यूज करते हैं। और रूल नंबर 52 क्या है, इसमें देखिए दोष के संबंध में अतिरिक्त जो है इंस्पेक्शन के बारे में बताया गया है। और रूल नंबर 53 जो है, रूल नंबर 53 क्या है, कंज्यूमर के रूल नंबर 53 जो है देखिए, उपभोक्ता के स्थापना के निरीक्षण और परीक्षण के लागत के बारे में बताया गया है। रूल नंबर 54 जो है, रूल नंबर 54 जो है, तो रूल नंबर 54 के बारे में हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछता है देखिए। तो रूल नंबर 54 में देखिए क्या बताया गया है कि इसमें वोल्टेज में वेरिएशन जो होता है, रूल नंबर 54 में वोल्टेज में वेरिएशन, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज जो होते हैं, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज में कितना रहता है, तो प्लस माइनस 6% रहता है। हाई वोल्टेज जो होता है, हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज में जो है लो साइड जो है, लोअर साइड जो है, तो उसमें कितना रहता है, प्लस माइनस 9% होता है। और हाई साइड जो होता है, हाई साइड कितना होता है, तो हाई साइड जो होता है प्लस माइनस कितना होता है, 6% होता है। ऐसे ही आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, उसमें हायर साइड में जो है, निचले मतलब लोअर साइड में जो है 12.5% होता है। और लोअर साइड जो होता है, मतलब कि लोअर साइड कितना रहता है, तो उसमें 12.5% होता है, 12.5%। और हाई वोल्टेज साइड जो होता है, हाई वोल्टेज साइड कितना होता है, प्लस माइनस 10% होता है, इसको ध्यान रखिए। रूल नंबर 55 जो होता है, रूल नंबर 55 में ये बताया गया है फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन कितना होता है। तो फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन जो है रूल नंबर 55 के अंतर्गत प्लस माइनस 3% होता है, मतलब 48.5 हर्ट्ज से लेकर 51.5 हर्ट्ज तक इसकी फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन हो सकता है। रूल नंबर 56 जो है, रूल नंबर 56 में क्या है देखिए, तो रूल नंबर 56 है, इसमें एनर्जी मीटर और कटआउट से संबंधित रूल को बताया गया है 56 में। 57 में जो है, ग्राहक परिसर में एनर्जी मीटर जो कंज्यूमर टर्मिनल होते हैं उसमें एनर्जी मीटर से संबंधित बताया गया कि मीटर में एरर जो है प्लस माइनस 3% तक का होता है। और हाई वोल्टेज के समय में जो कंज्यूमर है तो उसमें एरर प्लस माइनस 1% तक हो सकता है। इसके बाद सेफ्टी और क्लियरेंस के बारे में रूल नंबर 64 जो है देखिए, तो रूल नंबर 64 के बारे में क्या है कि बाहरी सब स्टेशन में जो उपकरण लगे होते हैं उसके पास न्यूनतम सेफ्टी कितना होना चाहिए। तो अगर 12 किलो वोल्ट की लाइन है, 12 किलो वोल्ट की लाइन है, तो उसमें लगभग आपके कितने 2.6 मीटर होना चाहिए। 36 किलो वोल्ट की लाइन है तो उसमें जो है कितना होना चाहिए, 36 किलो वोल्ट की लाइन के लिए 8 मीटर होना चाहिए। और 72.5 अगर किलो वोल्ट की लाइन है, 72.5 किलो वोल्ट की लाइन है, तो उसमें 3.1 मीटर की क्लियरेंस होना चाहिए।
और 145 किलो वोल्ट की लाइन है तो उसके लिए 3.7 मीटर का क्लियरेंस होना चाहिए। और इसके बाद जो है 800 किलो वोल्ट की 800 किलो वोल्ट की लाइन है तो उसमें 10.3 मीटर का 10.3 मीटर का क्लियरेंस होना चाहिए। इसके बाद रूल नंबर 65 है। देखिए रूल नंबर 65 में क्या है, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज उपकरण के परीक्षण, संचालन मतलब टेस्टिंग, संचालन और मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। रूल नंबर 66 है, अधिक लीकेज करंट से सावधानियां के बारे में, लीकेज करंट से जो सावधानियां होती है उसके बारे में बताया गया है रूल नंबर 66 में। और रूल नंबर 67 के बारे में देखिए, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के इंस्टॉलेशन के लिए जो अर्थ कनेक्शन, अर्थ के साथ कनेक्शन के बारे में बताया गया जाता है। रूल नंबर 68 है, रूल नंबर 68 में कंडेंसर के बारे में बताया गया है। रूल नंबर 74 है, रूल नंबर 74 में क्या है, सामग्री और पावर के बारे में जो है बताया गया है रूल नंबर 74 में। रूल नंबर 75 जो है, ओवरहेड लाइन की ज्वाइंट्स और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है वो कितना होना चाहिए, 95% से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए क्या है ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, जो क्लियरेंस होता है सड़क अगर पार कर रही है, सड़क को पार कर रही है तब उसमें ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए 8.5 मीटर होना चाहिए, मतलब 19 फीट होना चाहिए। हाई वोल्टेज के लिए जो है 6.1 मीटर या तो फिर 20 फीट होना चाहिए। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए 6.1 मीटर या तो फिर कितना होना चाहिए, 6.1 मीटर प्लस जो है मतलब कि 0.3 मीटर और अपान में 33 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए है। तो हाई वोल्टेज होता है उसके लिए 6.4 मीटर या तो फिर 21 फीट होना चाहिए। अगर सड़क के किनारे से लाइन चल रही है, सड़क के किनारे से लाइन चल रही है तब उसके लिए क्या होना चाहिए देखिए। तो अगर सड़क के किनारे से लाइन चल रही है मतलब जैसे जैसे ये रोड हो गया, ये रोड हो गया, इसके किनारे से लाइन पैरेलल में चल रही है तब उस समय जो क्लियरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए देखिए। सड़क के किनारे से चल रही है तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज मीडियम वोल्टेज के लिए 5.5 मीटर या तो फिर 18 फीट होना चाहिए। और अगर सड़क को क्रॉस कर रही है तो उसमें क्या होना चाहिए, 17 फीट होता है, 19 फीट होता है, ठीक है। हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज के लिए जो है देखिए लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज सड़क के किनारे से चल रही है तो 5.5 मीटर या तो फिर 18 फीट होना चाहिए। और हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज के लिए 5.8 मीटर या तो फिर 19 फीट होना चाहिए। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए 6.1 मीटर या तो फिर 20 फीट होना चाहिए। सड़क पर, सड़क के पार, सड़क के किनारे जो है को छोड़कर, सड़क को पार करिए उसके किनारे को छोड़कर उसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो लो और मीडियम वोल्टेज के लिए बिना इंसुलेशन का है अगर तो मतलब कि बेयर कंडक्टर है तो उसमें 4.6 मीटर। और लो और मीडियम वोल्टेज अगर उसमें इंसुलेशन लगा हुआ है तो 4 मीटर होना चाहिए। हाई वोल्टेज की लाइन के लिए 5.2 मीटर होना चाहिए। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए 5.6 मीटर होना चाहिए। इसके बाद जो है देखिए लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज लाइन और सर्विस लाइन जो है भवन से मतलब क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए सर्विस लाइन जो होती है मतलब जो हमारे कंज्यूमर परिसर है उससे जो घर से मतलब कितना क्लियरेंस होना चाहिए। तो वर्टिकल क्लियरेंस जो होता है 2.5 मीटर होना चाहिए। और छत से ऊपर मतलब कितना होना चाहिए, छत से ऊपर जो है 8 फीट होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस कितना होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस जो होता है 1.2 मीटर होता है। और छत के साइड पर जो है 4 फीट होना चाहिए साइड से, मतलब कि हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस होना चाहिए, क्षैतिज दूरी। इसके बाद रूल नंबर 80 में जो है, रूल नंबर 80 है, रूल नंबर 80 में देखिए क्या बताया गया है। तो इसमें क्या है देखिए, हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में जो भवन से क्लियरेंस होता है उससे कितना मतलब क्लियरेंस होना चाहिए। तो वर्टिकल क्लियरेंस कितना होना चाहिए, 33 किलो वोल्ट लाइन के लिए जो है 3.7 मीटर होना चाहिए, छत से ऊपर होना चाहिए। वर्टिकल मतलब कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। तो 33 किलो वोल्ट की लाइन है तो 3.7 मीटर। और अगर हाई वोल्टेज की लाइन है तो हाई वोल्टेज की लाइन के लिए 3.7 मीटर मतलब 12 फीट। और इसके बाद अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन है तो उसमें 3.7 मीटर और 0.3 मीटर जो है एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो 4.1 मीटर होता है या तो फिर 14 फीट होता है, 14 फीट। अगर और उसके बाद हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस कितना होता है छत के साइड से जो है, छत के साइड से। तो अगर हाई वोल्टेज है तो 2 मीटर मतलब 6 फीट। और इसके बाद हाई वोल्टेज होता है उसमें 2 मीटर या तो फिर उसमें 0.3 मीटर पर 33 किलो वोल्ट लाइन के लिए जो है एक्स्ट्रा करते जाते हैं। तो 2.3 मीटर या फिर 7 फीट होना चाहिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा आप लोग। और इसके बाद जो देखिए रूल नंबर 87 है। तो रूल नंबर 87 में संचार मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन और जो कम्युनिकेशन लाइन होती है, कम्युनिकेशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन एक दूसरे को पार करते समय जो है उसमें कितना क्लियरेंस होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। और रूल नंबर 88 जो होता है
ग्राउंड जो है गार्डिंग के बारे में, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होता है, तो जो गार्डिंग होती है, गार्डिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होता है 635 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रूल नंबर 89 जो है ओवरहेड लाइन से सर्विस लाइन के बीच में क्लियरेंस कितना होता है उसके बारे में बताया गया है। रूल नंबर 90 जो है, रूल नंबर 90 में अर्थिंग के बारे में बताया गया है कि जो स्टे वायर होता है, स्टे वायर कम से कम 3 मीटर की ऊंचाई पर इंसुलेशन को लगाया जाता है। स्टे वायर जो होता है देखिए 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं स्टे वायर को, और उसके बाद 45 डिग्री पर पोल को सपोर्ट देने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टे वायर को। रूल नंबर 91 है, रूल नंबर 91 में सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरण जो है के बारे में बताया गया है। और रूल नंबर 92 है, रूल नंबर 92 में भाई साहब क्या है, तो रूल नंबर 92 में बिजली से शॉक जो लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन के लिए लाइटिंग अरेस्टर का इन सभी को यूज करते हैं। रूल नंबर 94 है, रूल नंबर 94 के बारे में बताया गया है। देखिए तो इसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए जितने इंपॉर्टेंट आईई रूल थे उन सभी को हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो इसके बाद मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो, तो आप लोग को एमसीबी बताएंगे, एमसीबी के बारे में क्या होता है तो उसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्त में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।